हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पिछले पार्ट में हमने जाना कि निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में क्यों आए थे, उन्होंने वहां पर कौन से एक्सपेरिमेंट किए और कैसे वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की एक टीम निकोला टेस्ला के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा करने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब चलते हैं कहानी में आगे। निकोला टेस्ला और कोलोराडो स्प्रिंग्स में उनके द्वारा किए गए काम का इतिहास जानने के लिए जेसन स्टेपल्टन कोलोराडो के हिस्ट्री म्यूजियम में जा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात लिया डेविस से हुई, जो कोलोराडो स्प्रिंग्स के हिस्ट्री से जुड़े हुए आर्काइव को मेंटेन करने का काम करती थी। लिया ने बताया कि निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो मैसेज भेजने के लिए आए थे, लेकिन ठीक उसी समय मार्कोनी ने टेस्ला की ही इन्वेंशंस का इस्तेमाल करके रेडियो मैसेज भेजकर पेटेंट अपने नाम पर हासिल कर लिया। इस घटना से टेस्ला बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया था। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि रेडियो सिग्नल से मैसेज की खोज जगदीश चंद्र बोस और टेस्ला ने लगभग एक समय पर ही की थी, यानी 1897 में, और दोनों के ही एक्सपेरिमेंट्स का स्केल काफी छोटा था। लेकिन जेसी बोस ने अपनी रिसर्च को कभी भी पेटेंट नहीं कराया। अब टेस्ला अपने काम और रिसर्च को सीक्रेट तरीके से अंजाम देने लगे। टेस्ला ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा कि अगर बड़े स्तर पर टेस्ला कॉइल को बनाया जाए तो वो जमीन के रास्ते लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकती है, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो पावर जनरेटिंग स्टेशंस का पूरा नेटवर्क बिछाकर मुफ्त में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर कहीं भी बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। इसके बाद लिया ने जेसन को निकोला टेस्ला की लेबोरेटरी से जुड़ी हुई कुछ फोटोग्राफ दिखाई, जिन्हें देखने के बाद जेसन ने लेबोरेटरी के साइज के बारे में पूछा। लिया ने बताया कि टेस्ला की लेबोरेटरी 60 फुट लंबी, 50 फुट चौड़ी और 18 फुट ऊंची थी, और उस समय इस लकड़ी के ढांचे के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ला कॉइल बनाई गई थी, जिसका डायामीटर लगभग 50 फुट के आसपास था और ये 50 मिलियन वोल्ट जनरेट कर सकती थी। लिया ने यह भी बताया कि उस समय के हिस्टोरियंस ने टेस्ला को अपनी लैब से 26 मील की दूरी पर वायरलेसली बल्ब को जलाते हुए देखा था, जिसका जिक्र उस समय के पेपर्स में भी किया गया था। लेकिन इन दावों को सरकार ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया। अमेरिकी सरकार के हिसाब से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला ने कभी किया ही नहीं था। लिया डेविस ने यह भी बताया कि निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर नाम की एक मैगजीन में अगस्त 1917 को लिखे गए अपने एक आर्टिकल में यह बताया कि उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में एक बार 6 मील की दूरी पर पावर स्टेशंस का डायनामो भी उड़ गया, जिसके बारे में पता करने पर यह खबर बिल्कुल सही निकली। अब ऐसा तभी हो सकता है अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के दावों में कुछ दम हो। जब जेसन टेस्ला के कोलोराडो स्प्रिंग्स में किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, ठीक उसी समय निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले मार्क साइफर न्यूयॉर्क में केविन लेनार्ड से मिले, जो लेनार्ड रिसर्च फर्म के प्रेसिडेंट थे। उनके पास निकोला टेस्ला से जुड़े हुए सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को देखने की परमिशन थी। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मार्क साइफर को देखने के लिए कहा। इन डॉक्यूमेंट्स में निकोला टेस्ला ने अर्थ के डायमीटर का जिक्र किया था। निकोला टेस्ला ने बताया कि कोलोराडो स्प्रिंग्स में लाइटनिंग स्टॉर्म यानी आकाश से गिरने वाली बिजली को देखने के बाद उन्हें यह ख्याल आया कि धरती के चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी अदृश्य चीज जरूर मौजूद है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और कमाल की बात सुनो, कई साल बाद जाकर वैज्ञानिकों ने यह कहा कि धरती के चारों तरफ एक आइनोस्फेयर नाम की चार्ज रिंग मौजूद है, यानी जिस रिंग की बात टेस्ला कर रहे थे वो आइनोस्फेयर ही थी। यानी निकोला टेस्ला आइनोस्फेयर की खोज से पहले ही ये बात जानते थे कि धरती के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक परत मौजूद है। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि टेस्ला अपने समय से बहुत आगे थे। टेस्ला ने यह कहा कि अगर किसी तरह से टेस्ला कॉइल धरती की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर काम कर सके तो वो पूरी धरती पर फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछा देंगे। अब सबसे कमाल की बात यह थी कि अमेरिकी सरकार को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि निकोला टेस्ला क्या करने जा रहे हैं। एफबीआई के डॉक्यूमेंट से भी ये बात साफ हो गई थी कि एफबीआई को भी पता था कि टेस्ला ने क्या चीज हासिल कर ली है। तो फिर अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सरकार ने ये क्यों कहा कि टेस्ला की रिसर्च किसी भी काम की नहीं थी? अब इसका जवाब तो सिर्फ अमेरिकी सरकार ही दे सकती है। आप यकीन नहीं मानोगे कि पेपर्स में निकोला टेस्ला ने हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज, पानी में चलती हुई शिप और सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को धरती के किसी भी कोने में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी देकर चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। जरा सोच कर देखिए, जिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आज हम बैटरी की मदद से चलाते हैं, उनसे कई गुना बेहतर गाड़ियां
बिना बैटरी के वायरलेस बिजली पर कैसे चलेंगी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट टेस्ला ने 100 साल पहले ही बना लिया था और टेस्ला के द्वारा बनाई गई उस टेक्नोलॉजी को आज तक भी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। उधर जेसन स्टेपल्टन ने लिया से पूछा कि टेस्ला के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स और उनके लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के साथ क्या हुआ, क्या उनका कोई रिकॉर्ड है, क्या वो सामान हिस्ट्री म्यूजियम में मौजूद है। लिया ने बताया कि जब टेस्ला जनवरी 1900 में कोलोराडो स्प्रिंग से न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने कहा कि वो 1-2 हफ्ते में वापस लौट आएंगे, पर टेस्ला कभी वापस लौटे ही नहीं या उन्हें वापस जाने ही नहीं दिया गया और इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबोरेटरी असिस्टेंट की सैलरी और बाकी चीजों का किराया बढ़ता जा रहा था, जिसे हासिल करने के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स की अथॉरिटीज ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के जरिए निकोला टेस्ला पर केस ठोक दिया और कोर्ट से उनकी सारी रिसर्च और इक्विपमेंट्स को जब्त करके ऑक्शन करने का ऑर्डर हासिल कर लिया। कमाल की बात यह थी कि निकोला टेस्ला को उनका पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया और एक बार फिर से निकोला टेस्ला की रिसर्च उनके लेबोरेटरी सामान के साथ दुनिया की नजरों से गायब कर दी गई, जिसके बारे में अमेरिकी सरकार के अलावा आज के समय किसी को भी कुछ नहीं पता कि टेस्ला के द्वारा कोलोराडो स्प्रिंग्स में किए गए एक्सपेरिमेंट और रिसर्च मटेरियल का क्या हुआ। ये तो साफ है कि उस महान आदमी को एक सोची समझी हुई साजिश के तहत इतिहास के पन्नों से मिटाया गया। एक और मजे की बात सुनो, निकोला टेस्ला के सामान का ऑक्शन करने वाली कंपनी से जब ये पूछा गया कि आपने टेस्ला का सामान किसको दिया, कितने पैसों में दिया, क्या आप इससे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं, तो कंपनी ने इससे जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड्स को नष्ट हो जाने की बात कही। या फिर ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर सारे रिकॉर्ड्स को मिटाया गया था। अब या तो सच में निकोला टेस्ला की किस्मत बहुत खराब थी या फिर एक सोची समझी हुई साजिश के तहत उनकी रिसर्च और उनके काम को इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा था। अब यहाँ दिमाग में एक और सवाल आता है कि निकोला टेस्ला के पास ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज थी जिसे सिर्फ सीक्रेट रखना काफी नहीं था, बल्कि उसे इतिहास से पूरी तरह से मिटाना इतना जरूरी हो गया था। कुछ तो ऐसा जरूर था जिसे सरकार से जुड़े हुए लोग आम लोगों के बीच में पहुंचने से रोक रहे थे। अपनी खोजबीन पूरी करने के बाद जेसन स्टेपल्टन अपने साथियों के द्वारा किए जा रहे निकोला टेस्ला के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट में मदद करने के लिए पहुंच गए, जहां पर ट्रेविस सिर्फ हवा और धरती की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके टेस्ला कॉइल की मदद से बल्ब को जलाने वाले थे और टेस्ला कॉइल को चालू करते ही कमाल ही हो गया, बल्ब जल पड़ा। निकोला टेस्ला सही थे, बिजली हवा से होती हुई बल्ब में गई और फिर जेसन और ट्रेविस के शरीर में से निकलकर जमीन में होती हुई वापस टेस्ला कॉइल में चली गई। जब ट्रेविस ने एक इंसुलेशन बॉक्स पर खड़े होकर बल्ब को पकड़ा तो वो नहीं जला। यहाँ से ये तो साफ हो गया कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जमीन और हवा की मदद से ही ट्रांसमिट की जा रही थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि जिस स्तर पर निकोला टेस्ला ने अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहाँ 26 मील की दूरी पर 200 से ज्यादा बल्ब को जमीन पर रखकर उन्होंने जरूर जलाया होगा। लेकिन कुछ खराब हालत में मौजूद फोटो और स्केचेस के अलावा टेस्ला के द्वारा किए गए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट पर कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। आखिर इतनी बड़ी खोज से जुड़े हुए सबूत कहां गए? या तो वो जानबूझकर छुपा दिए गए या नष्ट कर दिए गए या चोरी भी कर लिए हो तो कोई हैरानी नहीं। अब ट्रेविस ने ठीक उसी तरह से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जैसे टेस्ला ने आज से 100 साल पहले किया था, यानी बल्ब को जमीन में रखकर जलाने की कोशिश की और वो जल पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ उस जानकारी के आधार पर किया गया था जो किसी न किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में जा पहुंची। टेस्ला के उन गायब हुए बक्सों में पता नहीं ऐसी कौन कौन सी रिसर्च मौजूद होगी जिनसे कमाल की चीजें बनाई जा सके। एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद मार्क साइफर ने ट्रेविस और जेसन स्टेपल्टन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी, जिसमें साइफर ने केविन लेनार्ड से उनके हाथ लगे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दिखाई, जिसे देखकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ट्रेविस टेलर हैरान ही हो गए, क्योंकि जब दुनिया को आइनोस्फेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उस समय निकोला टेस्ला आइनोस्फेयर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपनी सारी रिसर्च गंवाने के बाद निकोला टेस्ला ने हार नहीं मानी, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे उनकी रिसर्च को छीन सकती थी, पर उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई। अब टेस्ला जा पहुंचे वार्डन क्लिफ और यहाँ उन्होंने पहले से बहुत बड़े टेस्ला कॉइल का निर्माण किया, जो इतनी बड़ी थी कि वो 26 मील की दूरी से सिर्फ 200 बल्ब ही नहीं बल्कि पूरे शहर को बिजली दे सकती थी। वार्डन क्लिफ में निकोला टेस्ला कुछ बड़ा करने वाले थे, इतना बड़ा जिसके लिए ये दुनिया तैयार नहीं थी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।